हरि ओम नमो नमः। अथ तिगंते भ्वादय, तिगंत में भ्वादि प्रकरण पढ़ाने जा रहे। अथ तिगंते भ्वादय, अभी तक सुबंत चला षडलिंग प्रकरण में। किसका चला? सुबंत। अब तिगंत देखो, पद जो होते हैं वो दो ही होते हैं। कौन कौन? सुप्तिगंतम, या तो सुबंत या तो सुबंत भी पद होता है, तिगंत भी पद होता है। तो सुबंत वाला हुआ। अब किसका आया? तिगंत का। सुबंत यद्यपि आगे भी है, आप तद्धित पढ़ोगे ना तो आएगा उसमें, तो तद्धित वाले हो, लेकिन अभी बीच में क्या आ गया? तो जो सुप्रत्यय होते हैं वो किससे होते हैं? प्रातिपदिक से। किससे होते हैं? ज्ञाप प्रातिपदिक है। तो ज्ञाप प्रातिपदिक से क्या होते हैं? प्रातिपदिक से है। तो उनकी प्रकृति जो है, तो भ्वादय, भू आदय है कि नहीं? भू आदिर एशांते भ्वादय, भू आदिर एशांते। भ्वादि क्या है? गण है कि नहीं? भ्वादि का मतलब है भू है आदि में जिसके ऐसे जो धातुओं का समूह है, गण है, उसका नाम है भ्वादि गण, है कि नहीं? तो इसमें सबसे पहली कौन सी धातु रहेगी? भू सत्ता। भू रहेगी तभी ना, भू आदि में रहेगी, तब बाकी सब बाद में धातुएं रहेगी। इसीलिए इस गण का नाम है भ्वादि गण, इसीलिए उसको भ्वादि कहते हैं। समझे कि नहीं? अदादि, अद धातु जिसकी आदि में उसको अदादि गण। ज्योत्यादि, हू धातु जिसके, उसको क्या कहेंगे? ज्योत्यादि, है कि नहीं? हू दाना, दान है। तो इस तरह से जो दिवादि, दिव धातु जिसके आदि में उसको क्रिया, क्रियादि, क्रियादि, है कि नहीं? तो स्वादि, सुआदि में हो जिसके। तो ये सब गण है, 10 गण तक आएंगे। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं। भ्वादि पहला गण है, उसी को शुरू करेंगे। एक बात ध्यान रखें, ये जो तिंग प्रत्यय हैं, तो जैसे सु प्रत्यय प्रातिपदिक से होते हैं, उस तरह तिंग प्रत्यय किससे होते हैं? हाँ, धातु से होते हैं। किससे नहीं होते? तो सुप की प्रकृति क्या है? सुप की प्रकृति क्या है? और क्या? और समझ गए ना? सुप किससे होते हैं? प्रातिपदिक से। तिंग और कृत, ये दोनों किससे होते हैं? हाँ, सुप और तद्धित किससे होते हैं? ठीक है ना? सुप और तद्धित प्रातिपदिक से, और तिंग और कृत। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। अब देखो, ये जो तिंग होते हैं वो किसके स्थान पर होते हैं? तो ये 10 ठो लकार है, इन्हीं के स्थान पर होते हैं। 10 ठो लकार होते हैं। कौन है भैया? तो कहा लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग, ए सुपंचमो लकार छंदो मात्र गोचर। तो ये 10 लकार है। क्या है? लिंग इति एते 10 लकारा सन्ति, है कि नहीं? ये क्या है? 10। तो ध्यान रखना, कई ठो लकार हैं? 10 लकार है। समझे कि नहीं? लट, लिट, लूट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग, ये क्या है? 10 ठो लकार। कहा ये जो 10 ठो लकार हैं, उनमें जो पचमा लकार है, क्या है? कौन सा पचमा लकार है भैया? ले। वो कहाँ दिखाई देता है? छंदो मात्र गोचर। छंद किसको कहते हैं? वेद को। तो कहा वेद मात्र में उसका श्रवण होता है, वेद मात्र में उसका प्रयोग होता है, उसको वेद में वो प्रयुक्त होता है। इसका मतलब है कि लेट लकार का लोक में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है भैया? तो उसी चीज को कहा एसु पंचमो लकार छंदो मात्र गोचर। इनमें जो पचमा लकार है वो कहाँ दिखाई देता है, कहाँ प्रयोग होता है? कौन सा पचमा? तो इसका मतलब है कि लेट लकार भर का प्रयोग नहीं होगा, रूप नहीं चलेगी, बाकी लकारों का प्रयोग होगा, चलेगा है। आगे चलते हैं। लह कर्मणि च भावे चा कर्म के द्या। ये जो लकार हैं 10 ठो, ये किस अर्थों में होते हैं? किन अर्थों में ये? तो उन अर्थों को बताने के लिए सूत्र है लह भगवान पाणिनि जी ने सूत्र बनाया है, लह कर्मणि च भावे चा कर्म के द्या।
लह कर्मणि चा भावे चा कर्म के, लह कर्मणि चा भावे चा कर्म के, लह कर्मणि चा भावे चा कर्म के, चा अकर्म के, है कि नहीं, चा अकर्म के, यानी लह, है कि नहीं, यानी लकारा। लह कहाँ का है, प्रथमा के बहुवचन का रूप है लह, है कि नहीं, यानी लकारा। देखो वृत्ति में देखा करो अर्थ इसका, क्या क्या लिखा है, ये किसका अर्थ लिखा है, लह। लह का अर्थ क्या है, लकारा। इसका मतलब कहाँ का रूप है ये लह, प्रथमा के, प्रथमा के, प्रथमा के बहुवचन का रूप है क्या, लह, लकारा, है कि नहीं, लह। इसका मतलब है लह जो है पंचमी के। अब देखो लह आगे क्या है, तो लह ये लकार जो है किस अर्थ में होते हैं भैया, तो कहा कर्मणि भावे, ये लिया क्या, कर्मणि चा भावे। चा से क्या आ जाता है, चा है ना, उस चा के द्वारा क्या आता है, कर्तरिकृत एक सूत्र है, क्या है एक, हम कृदंत पढ़ाए हैं, पढ़ा चुके हैं, उसमें बताए हैं सूत्र, सूत्र का नाम है कर्तरिकृत, उससे कर्तरी आ जाता है, क्या आ जाता है, चा के द्वारा कर्तरी भी आ जाता है। तो कितने अर्थ हो गए देखोगे, तो कर्मणि है ही, भाव है ही, और चा से क्या आ गया, कर्तरी भी आ गया, तो 3 अर्थ हो गए, कौन कौन, कर्म, कर्ता और भाव, है कि नहीं। तो इनका मतलब है कि 3 अर्थों में ये लकार होंगे, किन किन अर्थों में, कर्तरी, कर्मणि और भाव, यानी कर्तार्थ में लकार होंगे, कर्मार्थ में लकार होंगे, और समझे कि नहीं। अब थोड़ी समस्या ये आती, तो इसका मतलब ये लकार 3 अर्थों में होंगे, ये ध्यान रखना है, कर्ता में होंगे, कर्मार्थ में होंगे, और अब थोड़ी ये समस्या है कि किस धातु से किस अर्थ में होंगे। धातुएं देखो 2 प्रकार की होती हैं, धातु कई प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, एक सकर्मक धातु, एक ठो अकर्मक धातु, अकर्मक धातु, एक सकर्मक धातु, अकर्मक धातु, एक सकर्मक धातु, एक अकर्मक धातु। अब अगर अकर्मक किसी एक का भी जान लोगे तो दूसरे की का जान लोगे, क्या यार, हाँ। तो कहा उसी चीज को बता रहे हैं, कहा अकर्म के भ्यः, क्या कहा, अकर्मकेभ्यः, कहा अकर्मक जो धातुएं हैं उससे किस अर्थ में होता है लकार, कहा भावे कर्तरी से, का भाव और कर्ता में होता है अकर्मक धातुओं से, कौन, लकार, ठीक है भैया। तो क्या कहोगे, अर्थ क्या करोगे, और जो सकर्मक धातु होगी उससे कैसे किस अर्थ में लकार होगा, कर्म और कर्ता में, ठीक है ना। तो जो सकर्मक धातु होगी उससे, सकर्मक धातु होगी उससे कर्म और कर्ता में क्या होगा, लकार होगा, और जो अकर्मक धातु होगी उससे किस अर्थ में होगा। कपिल जी समझे कि नहीं, कपिल जी क्या समझे, कपिल बोला हो, नहीं बोलोगे, कपिल हमारा आज गुस्साया, नहीं बोलेगा, तुम बोलो कृष्णा भगवान। जो धातु कर्मणि और कर्तरी अर्थ में होगी, जो धातु जो लकार कर्मणि और कर्तरी अर्थ में होगी, उससे कर्मक होंगी, जो लकार, क्या बोल रहे हो, गड़बड़ा रहे हो आप, क्या आप बोलो। अच्छा, जो अकर्मक धातु होगी वो कर भाव कर्म होगी, जो सकर्मक धातु होंगी कर्ता और कर्म अर्थ में होंगी, जो अकर्मक धातु होंगी और वो भाव कर्ता, कौन होंगी, क्या होंगी, संस्कार बोलो बेटा, ये संस्कार, संस्कार थोड़ा ध्यान दिया करो बेटा, तुम ध्यान नहीं देते हो यार पढ़ाई में, ये संस्कार। सकर्मक धातु से कर्म और कर्तार्थ में लकार आता है, अकर्मक धातु से भाव और कर्तार्थ में लकार। बहुत बढ़िया। अकर्मक धातु से भाव और कर्तार्थ में लकार होते हैं, और सकर्मक धातु से कर्म और कर्तार्थ में लकार। थोड़ा और तेजी से बोलो और धीरे धीरे बोलना है, हाँ बोलो। सकर्मक धातुओं से कर्म और कर्तार्थ में लकार होते हैं, और अकर्मक धातुओं से भाव और कर्तार्थ। बस हो कहें, आप बोलिए। सकर्मक धातु से कर्म और कर्तार्थ में लकार होते हैं, और अकर्मक धातु से भाव और कर्तार्थ में लकार। हाँ, अब आ गया ओम प्रकाश जी, बोलिए। अकर्मक धातु से कर्ता और भाव अर्थ में लकार होते हैं, सकर्मक धातु से कर्ता और कर्म अर्थ में लकार होते हैं। ठीक है, धातु बता दिया कि 2 हैं, उन धातुओं से लकार होते हैं, किन किन अर्थों में लकार होते हैं, तो इन अर्थों में होते हैं, यानी सकर्मक धातु से कर्म और कर्तार्थ में लकार होते हैं, अकर्मक धातु से भाव और कर्ता में क्या होते हैं, लकार। ठीक है भैया। तो सकर्म के भ्यः धातुभ्यः कर्मणि
कर्तरि अर्थे लकारा भवन्ति और अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः भावे कर्तरि चार्थे लकारा भवन्ति। ये क्या हो गया? संस्कृत में अर्थ हो गया। किसी कोई समस्या, किसी को कोई, अब कोई कहा ये बताइए हमको भैया कि सकर्मक धातु किसे कहते हैं, अकर्मक धातु किसे कहते हैं? कैसे हम पहचाने कि ये धातु क्या है? और थोड़ा बोल तो दिया करे यार। खाना खाए आप लोग कि नहीं खाए हैं? हाँ तो बोलिए तेजी से। कौन धातु है कि नहीं? तो कहा उसका आप लिख दीजिए लक्षण। देखिए धातु के दो अर्थ होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सरल अर्थ बता रहा हूँ जिससे आप एकदम जल्दी से बोल देंगे। क्या? थोड़ा भी जिस विवेक जो व्यक्ति लगाएगा वो तुरंत बोल देगा, और जो बिल्कुल शांत है, क्या विरक्ता अवस्था में है, तो उसको तो नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन जो थोड़ा भी क्या लगाएगा, विवेक लगाएगा, वो जरूर है कि नहीं। अब देखो धातु के कितने अर्थ होते हैं? दो। फल और व्यापार। धातु के कितने अर्थ होते हैं? कौन कौन? फल और व्यापार और फल और तो व्यापार और फल और व्यापार, ये क्या होते? धातु के दो अर्थ होते। अच्छा, फल व्यापार का हो चाहे व्यापार का हो, ठीक है भैया। तो फल व्यापार और धातु अर्थ है कि नहीं? फल और व्यापार धातु के। अब देखो एक बीच में इन्हीं में समानाधिकरण जोड़ देना है। फल समानाधिकरण व्यापार अथवा व्यापार समानाधिकरण, समझे कि नहीं? समानाधिकरण एक ठे में जोड़ना है, एक ठे में व्यधिकरण जोड़ना है, समझे कि नहीं? एक ठे में क्या जोड़ना है और एक ठे में व्यधिकरण, एक ठो में। तो फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम, यानी फल और व्यापार जहाँ एक ही में हो तो उसको क्या कहेंगे? अकर्मक। और जहाँ फल अलग जगह रहे, दूसरे में रहे, अब व्यापार अलग रहे, तो उसको क्या कहेंगे? सकर्मक। जैसे देख लो, हम बता दे रहे हैं उदाहरण। जैसे सिंह धातु है, सिंह का मतलब होता सोना, सिंह स्वप्ने, सोने अर्थ में। अब देखो बताओ, ये बताओ हमको कि सिंह का शयन करना जो व्यापार है, शयन का व्यापार मतलब समझ रहे हो? बिस्तर पर पहले तो लाइटियाँ बंद करना, पंखा चला लेना, गर्मी है तो कूलर चला लेना, क्या यार, फिर बिस्तर पर लेटना, फिर कुछ ओढ़ना, ये क्या है? शयनानुकूल व्यापार है। ये क्या है? शयनानुकूल व्यापार है। ये व्यापार कौन कर रहा है? जो सोएगा वही ना करेगा। अरे लेटेगा कौन? जो सोएगा वही ना। देवदत्त मान लो सो रहा है तो कौन करेगा? तो ये व्यापार सब कौन किया? तो व्यापार किस में है? और फल किस में है? सोएगा कौन? शयन का आनंद कौन प्राप्त करेगा? देवदत्त ही न करेगा। तो बताओ फल किस में है और व्यापार भी किस में है? इसलिए फल समानाधिकरण व्यापार है कि नहीं है? शयनानुकूल व्यापार। तदवाचकत्व किस में है? सिंह धातु में। इसलिए सिंह धातु कैसी धातु है? तो फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम क्या? फल समानाधिकरण क्या? बोलो। फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम। हाँ तुम बताओ। फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम। अरे व्यापार समानाधिकरण कर दो, क्या दिक्कत है? व्यापार समानाधिकरण फल वाचकत्वम। व्यापार समानाधिकरण फल वाचकत्वम अकर्मकत्वम। समझे कि नहीं? चाहे फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम कहो, चाहे व्यापार समानाधिकरण फल वाचकत्वम, दोनों एक ही बात है। समझ गए ना? तो फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम कर्मकत्वम कहो, चाहे समझे? फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्म अकर्मकत्वम अथवा व्यापार समानाधिकरण फल वाचकत्वम अकर्मकत्वम। समझ गए? तो सिंह धातु क्या है? अकर्मक धातु। अब भैया किसको कहेंगे? सकर्मक किस धातु कहेंगे? तो किसको कहेंगे? व्यधिकरण जोड़ लो तो क्या अर्थ हो जाएगा? फल। तुम बोलो, तुम बोल सकते हो, इधर कोई बोलेगा? फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम। हाँ ठीक, तुम बोलो कपिल।
तुम बोलो सूर्यांश। व्यधिकरण व्यापारवाचकत्वं सकर्मकत्वं। और दूसरा व्यापार व्यधिकरण फल वाचकत्वं सकर्मकत्वं। हाँ तुम बोलो शिवाकांत बेटा। व्यापार व्यधिकरण फलवाचकत्वं सकर्मकत्वं। बहुत बढ़िया। तुम बोल दो ओम प्रकाश। दूसरा फल 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 व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वं समानकत्वं। समन्वयकत्व नहीं सकारात्मकत्व है। बोलो तेजी से। फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वं तुम शकरकंद खा लियो का यार, ज्यादा लग रहा है। गड़बड़ाओ मत यार ओम प्रकाश। हाँ ठीक है, तो फल जान गए ना भैया। इस तरह से ये सकार। अब जैसे घटा देता हूँ इसको, जैसे पच धातु मान लो। कौन धातु है? पच। पच माने होता है पकाना। पच माने होता है पकाना। अब पाका अनुकूल व्यापार इसका अर्थ है। पाक माने होता है विकलिति। विकलिति माने कोमलता। अब बताओ कोमलता किस में रहेगी? चावल में रहेगी ना? किस में रहेगी? अरे पका रहा भंडारी, क्या कर रहा? ओदन को पका रहा। तो विकलिति किस में रहेगी? पाक किस में रहेगा? फल। ओदन ही फलाश्रय की कर्म संज्ञा होती है, तो फल जो विकलिति है वो किस में है? ओदन में है। और इसका मतलब फल किस में है? ओदन में है। अब पका कौन रहा है? व्यापार कौन कर रहा है? भंडारी। यानी भंडारी में कौन सा व्यापार है? वो गैस में चढ़ाना। किसको? ओदन को, कुकर को। क्या है? चावल को पहले धुलना, फिर उसको कुकर में भरना, फिर पानी डालना, फिर उसको वहाँ चढ़ाना, फिर गैस को जलाना। ये सब व्यापार है। तो ये व्यापार किस में है? भंडारी में है। और फल किस में है? विकलिति फल है, वो किस में है? ओदन में है। तो बताओ फल और व्यापार दोनों एक जगह हैं? समान अधिकरण है? व्यधिकरण है? हाँ क्या है? व्यधिकरण। फल और व्यापार समानाधिकरण। फल और व्यापार दोनों क्या है? व्यधिकरण। व्यधिकरण में भिन्न भिन्न जगह हैं, उनका अधिकरण भिन्न भिन्न है कि नहीं? एक का देव भंडारी है, एक ठोका ओदन। ओदन किसका अधिकरण है? छोटू किसका अधिकरण है? ओदन व्यापार का अधिकरण है। ए भैया सौरभ, किसका अधिकरण है? ओदन। फल का कि व्यापार का? फल का। और व्यापार का अधिकरण कौन है? भंडारी। तो एक का अधिकरण भंडारी है, एक का अधिकरण ओदन है। ओदन किसका अधिकरण है? तुम बताओ। ओदन अधिकरण है फल का। फल क्या है? फल। ओदन। अच्छा फल क्या है यहाँ? विकलिति। फल क्या है? अब व्यापार क्या है? फूतकार आदि है। क्या कह देना? फूतकार आदि। तो व्यापार देवदत्त भंडारी में है और हाँ, तो इसका फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्व पच धातु में है। इसलिए पच धातु क्या है? सकर्मक धातु। समझ गए? इस तरह से जान पता लगाना होता है कि कौन धातु सकर्मक है, कौन धातु है कि नहीं। हस धातु क्या है? हसती है कि नहीं। लिख धातु क्या है? लेखनं करोति है कि नहीं। तो ये सब आपको क्या करना है? इसे गम धातु है। गम धातु क्या है? सकर्मक। गमनानुकूल व्यापार, उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार। तो उत्तर देश संयोग कहाँ है? ग्राम में रहता है। और व्यापार कौन करता है? पाद के द्वारा कौन चलता है? देवदत्त चलता है। देवदत्त में क्या रहेगा? तो इस तरह से सब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से पता लगाया जाता है कि कौन धातु क्या है? सकर्मक, कौन धातु। ठीक है भैया। हाँ अब ये सूत्र का अर्थ हो गया। लाह कर्मणि च भावे च कर्म के। इसका अर्थ सब बता दिया हमने, है कि नहीं। अब आया सूत्र कौन? वर्तमाने लट। कौन सूत्र आया? ये कहता भैया वर्तमाने लट। वर्तमाने वर्तमान क्या है? काल है। वर्तमान क्या है? और काल का अन्वय हमेशा सदा कहाँ होता है? तो व्यापार में होता है। कहाँ होता है? काल का अन्वय कहाँ होता है? व्यापार किसका अर्थ है? धातु का। धातु को बताए दो अर्थ हैं। कौन कौन? तो व्यापार किसका अर्थ है? काल का अन्वय कहाँ होता है? किस संबंध से? स्वावच्छिन्नत्व संबंध से। स्वावच्छिन्नत्व संबंध से। तो देखो क्या अर्थ होगा? वर्तमान कालावच्छिन्न यह व्यापार है। क्या? और उस व्यापार का वाचक कौन है? धातु। तो वर्तमान कालावच्छिन्न या व्यापार
तदवाचक यह धातु तस्मात् धातोः लट लकारः स्यात्। समझ गए? ये अर्थ हो गया किसका? वर्तमाने लट का। वर्तमाने लट का अर्थ क्या हुआ? बताओ भैया। वर्तमान कालावच्छिन्ना या व्यापारा तदवाचक यो धातु तस्मात् धातु लट लकार स्यात्। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। और बोलो भैया। वर्तमान काला या वर्तमान 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 कालावच्छिन्ना या व्यापारा तादिसवाचका धातु तस्मात् लट लकार स्यात्। तेजी से बोलो यार। वर्तमान कालावच्छिन्ना या व्यापारा तदवाचक या धातु तद अवयव कहाँ पा गए? तदवाचक या धातु तस्मात् लट लकार स्यात्। फिर से एक बार बोलो। तस्मात् धातु लट लकार स्यात्। फिर बोलो। वर्तमान कालावच्छिन्ना या वर्तमान कालावच्छिन्न। तुम बोलो सूर्यांश भैया। वर्तमान कालावच्छिन्ना या व्यापारः तद्वाचक यो धातु तदवाचको यो धातुः तद्वाचको यो धातु तस्मात् धातोः लट लकारः स्यात्। हाँ फिर से आप बोलो सौरभ भैया। वर्तमान काला थोड़ा तेजी से बोलो तो सुनाई दे सबको। वर्तमान कालावच्छिन्ना या व्यापारः तादिस या नहीं, यो व्यापारः। वर्तमान कालावच्छिन्नो यो व्यापारः तदवाचको यो धातुः तस्मात् धातोः लट लकारः स्यात्। बोलो, ऐसे बोलो। हाँ। वर्तमान कालावच्छिन्नो यो व्यापारः तादिसवाचको यो तद्वाचको यो धातुः तस्मात् धातोः लट लकारः स्यात्। अभिलेष जी चलिए आप बोलिए। वर्तमान कालावच्छिन्ना यो व्यापारः तद्धातोः तद्वाचक धातोः तस्मात् लट लकारः। वर्तमान कालावच्छिन्नो यो व्यापारः तदवाचको यो धातु तस्मात् धातु लट लकारः स्यात्। ये वर्तमाने लट इस सूत्र का अर्थ हुआ। इसी तरह आप सभी सूत्रों का अर्थ बना सकते हैं। जैसे सूत्र आएगा परोक्षे लिट, परोक्षे लिट, वहाँ क्या कहोगे? तो अनद्यतन भूत, जो परोक्ष कालावच्छिन्न यह व्यापारः तदवाचकः यह धातु तस्मात् धातोः लिट लकारः स्यात्। तो एक सूत्र का बढ़िया से आप अर्थ याद कर लो। तो भविष्यत कालावच्छिन्नः यह व्यापारः तस्मात् धातु तदवाचको यो धातु तस्मात् धातोः लिट लकारः स्यात्। है कि नहीं? लिट से चा, है कि नहीं? तो लिट लग। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? सभी सूत्रों का अर्थ बना सकते हो। एक सूत्र का अर्थ पहले आप क्या कर लो? ठीक से जान लो, इसको याद कर लो। वर्तमाने लट, है कि नहीं? अर्थात वर्तमान जो वर्तमान कालिक जो व्यापार रहेगा, उस व्यापार का वाचक जो धातु रहेगी, उसी धातु से क्या होगा? लट लकार। इसका मतलब जैसे विकलित अनुकूल व्यापार है, तो भंडारी अगर पका रहा मतलब वर्तमान व्यापार कर रहा है वो, तभी क्या होगा? पचति का प्रयोग होगा। अगर वो व्यापार नहीं कर रहा, व्यापार उसका परिपूर्ण हो चुका है, समझे कि नहीं, तो फिर भूतकाल में चला जाएगा, समझे कि नहीं? या भूत कर ही नहीं रहा, आगे करेगा तो वो भविष्यत काल में चला जाएगा, समझे कि नहीं? लेकिन अगर वो व्यापार कर रहा है कि नहीं, उसका व्यापार वर्तमान काल में है, तभी क्या होगा? पचति का प्रयोग होगा, समझे कि नहीं? फल हो चाहे ना हो, फल वर्तमान में, अरे जब वर्तमान में व्यापार कर रहा तो फल कैसे होगा? कहे फल हो मिल जाएगा तो व्यापार करेगा कोई? कहे तुम्ही को नौकरी मिल जाए, आहा प्रोफेसर बन जाओ, तो काहे को कौमदी लिए रट्टा मारोगे? कहे यार फल मिल गया, तो फल मिलने पर फिर व्यापार नहीं होता है, समझे कि नहीं? तो इसलिए व्यापार कब करना होता है? जब तक फल नहीं मिलता। तो वर्तमान काल में क्या नहीं है? फल नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है? व्यापार है। इसीलिए व्यापार के वर्तमान का कहाँ में होता है? व्यापार में। इसीलिए वर्तमान व्यापार के वर्तमान होने पर क्या हो जाता? पचति का प्रयोग हो जाता। अगर फल में अन्वय करोगे तो पचति का प्रयोग हो पाएगा उस समय? नहीं। तब तो किसका? तो वर्तमान काल का जब व्यापार में अन्वय करते हैं, इसीलिए फल रहे उस समय चाहे न रहे। अगर व्यापार है, वर्तमान काल में व्यापार कर रहा है, कुकर को चढ़ा रहा है, क्या है? चावल धो रहा है, फूंक मार रहा है, लाइटर जला रहा, गैस जला रहा है, गैस खोल रहा है, बटन घुमा रहा है, तो पचति का प्रयोग हो जाएगा, समझे कि नहीं? क्योंकि व्यापार तो वर्तमान में है कि नहीं है? हाँ। लेकिन अगर फल में कर देते तो होता नहीं। क्यों नहीं होता प्रयोग? क्योंकि उस समय फल वर्तमान में नहीं, वो तो आगे आएगा, समझे कि नहीं? इसलिए व्यापार का कहाँ में होता है?
काल का कहाँ में होता है? व्यापार में। काल का कहाँ में होता है? तो सभी जगह ये समझे रहना, ठीक भैया। तो वर्तमान लटकार हो गया, वर्तमान कालावच्छिन्न या व्यापार तदवाचको यो धातु तस्मात् धातोः लट लकार स्यात्। इतनी सारी चीजें हमने बता दिया, ठीक भैया। अब देखो भू धातु है, कौन धातु है? भू धातु। उस भू धातु से क्या हो गया? वर्तमान, अब ये 10 लकार प्राप्त थे, लेकिन ये कहा नहीं अगर वर्तमान काल की विवक्षा हो, वो व्यापार वर्तमान कालिक व्यापार की विवक्षा हो तो क्या होता है? वहाँ लट लकार आता, तो वर्तमान कालिक व्यापार की विवक्षा है तो क्या आ जाएगा? भू धातु से लट लकार आ गया तो क्या बन गया? भू लट, भू और लट में क्या हो गया? अटा वितऊ, आकार की भी संज्ञा, टकार की भी, बचा क्या? ला, तो भू ला। समझ गए ना? सभी जो 10 लकार है ना, सभी में क्या बचता है? ला। लिट में ई और टा की संज्ञा हो जाएगी, लुट में ऊ और, तो बचता क्या है? केवल। तो कोई कहा भैया ये बताइए कि लावा बचता है, तो ला तो एक है, 10 ठो है, तो आप कैसे कह रहे हो 10 लकार हैं? लकार तो कै ठो हैं? एक है, ला बस वही बचता है, तो ला एक ना है, 10 ठो थोड़ी है। कहा नहीं, अनुबंध प्रयुक्तत्व 10 संख्या का व्यवहार होता है, समझे कि नहीं? अनुबंध प्रयुक्त 10 लकार का व्यवहार होता है, क्योंकि अनुबंध सब में क्या है? अलग अलग है कि नहीं? कहीं आ है, कहीं ई है, कहीं ऊ है कि नहीं? तो अनुबंध प्रयुक्त क्या हो जाता है? 10 लकार का व्यवहार होता है, समझे कि नहीं? अनुबंध के कारण, समझ गए ना? आगे क्या लिखा है? अब आगे का भैया ये बताइए हमको, ला भर बचा है कि नहीं? खा उस ला की संज्ञा क्यों नहीं हो जाती? लसक को तद्धित एक सूत्र है, कौन सूत्र है? का भैया प्रत्याद्या लासा का वर्गा संज्ञा का हस्यु इतास्यु, है कि नहीं? तो प्रत्यय कौन हो गया? लट, उसका आदि कौन है? ला, उसकी भी क्या हो जाए? हो जाए। का भैया अगर ला की भी संज्ञा हो जाएगी तो फिर उच्चारण काहे के किए? लट में कुछ उच्चारण न करते, कुछ भी कहे, क्योंकि आटा तो चले ही गए, लवा बचा था वो भी चला गया, तो उच्चारण उनका क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। अतः उच्चारण व्यर्थ हुआ, अतः तत्सामर्थ्यात् क्या नहीं होता है? ला की संज्ञा नहीं होती। इसी चीज को लिखा है उच्चारण सामर्थ्या लस ने तुम, मतलब उच्चारण किए हैं, अतः तत्सामर्थ्यात् क्या नहीं होता है? उच्चारण करने के कारण क्या नहीं होता? लकार की संज्ञा ना इत्वम, लकार की संज्ञा नहीं होती है, समझ गए ना? भू सत्तायाम, भू धातु है, उसका अर्थ क्या है? सत्ता, समझे कि नहीं? भू क्या है? धातु है, उसका अर्थ क्या है? बताए ही थे हम कि वादी गण में सबसे पहले कौन सी धातु है? इसीलिए इस गण का नाम है अदादि गण में कौन सी धातु रहेगी सबसे पहले? अद, इसीलिए उस अदादि गण, समझ गए ना? तो भू सत्ता है, भू धातु है, इसका अर्थ क्या है? सत्ता। क्या अर्थ है? सत्तानुकूलो व्यापार। सत्ता क्या फल है? सत्तानुकूलो व्यापार। देखो सभी जगह प्रायः फल का निर्देश है धातुओं में, व्यापार का नहीं है, तो इसलिए तद अनुकूल व्यापार कह के फल को भी, व्यापार को भी जोड़ लेना है, ठीक भैया? फल का निर्देश है, व्यापार अपने आप समझना है, ठीक है? तो तद अनुकूलो व्यापार कह दोगे हैं, तो जैसे सत्ता है तो क्या कहोगे? हाँ, ये अर्थ हो गया किसका? भू का, क्योंकि धातु के 2 अर्थ हैं, व्यापार और फल, तो फल का निर्देश होता है, आगे व्यापार अपने आप जोड़ लेना है, ठीक भैया? तो भू का अर्थ क्या हो गया? सत्तानुकूलो व्यापार, ठीक है भैया? सत्तानुकूलो, ये किसका अर्थ है? अब जैसे डुपचस पाके, डुपचस पाके, तो पाक है अर्थ है, पाक क्या हो गया? फल। अब पूरा अर्थ क्या होगा? पच धातु का, पाकानुकूलो व्यापार, ठीक है ना? तो इसी तरह आपको सब जगह स्वानुकूलो व्यापार ऐसा करके जोड़ लेना है, ठीक है? और जोड़ करके समझ लेना चाहिए। तो पाकानुकूलो व्यापार, सत्तानुकूलो व्यापार, ठीक है ना भैया? सिद्ध गत्याम, तो गति अनुकूलो व्यापार, गति अनुकूलो, इस तरह से सब जगह अपने आप जोड़ लेना, ठीक है? कोई दिक्कत? अब आगे देखो, भू सत्तायाम, भू धातु है, उसे लट लकार आ गया, ठीक है? अब कहा ये बताइए, कर्तृव्यक्षायाम भूला इति स्थिति, कर्तृत्व विवक्षा में जो लकरवा आया है वो किस अर्थ में आया है? कर्तृत्व विवक्षा में, क्योंकि भू धातु क्या है? किस अर्थ में आया? लकार किस अर्थ में आया है? तो चूंकि भू धातु क्या है? अकर्मक धातु है। भू धातु कैसी है? इसलिए उससे किस अर्थ में लकार आएगा? या तो भाव में या तो, हाँ, तो यहाँ किस अर्थ में आया है? कर्ता अर्थ में। भाव अर्थ में, वहाँ भाव कर्म प्रक्रिया में क्या आएगा? बताएगा, हैं?
भूयते इत्यादि बनता है। जब कर्म होता है तो वहाँ आत्मने भाव अर्थ में आता है, जब तो उसमें आत्मने पद प्रत्यय होते हैं और यक होता है, समझे कि नहीं। तो भूयते इत्यादि बनते हैं। तो ये क्या है, अभी कर्तृत्व विवक्षा में है, समझे कि नहीं। कर्तृत्व विवक्षा में, क्योंकि या तो भाव में आएगा या तो कर्ता में आएगा, क्योंकि भू धातु क्या है, अकर्मक है। अल्लाह कर्मणि च भावे चा कर्म के अभ्यास सूत्र है, वो कहता है नहीं भैया, अकर्मक धातु से भाव और कर्तार्थ में लकार आते हैं। तो भाव वाला आगे बताएंगे, अभी किस अर्थ में आ गया, कर्तार्थ में। तो भू ला, ला का अर्थ क्या है, कर्ता, ध्यान रखना है। ला का अर्थ क्या है, उसी अर्थ में आया है ना। हाँ, और जो ती आएगा उसका भी अर्थ क्या होगा, कर्ता, क्योंकि एक ठो नियम है, स्थान्यर्था विधान समर्थस्यैव आदेशता। स्थान्यर्था विधान समर्थस्यैव आदेशता। स्थानीय के अर्थ को कहने में जो समर्थ होता है उसी को आदेश कहते हैं। स्थानीय हुआ ला, उसका अर्थ हुआ कर्ता, उसको कहने में जो समर्थ होगा वही क्या होगा, आदेश, समझे कि नहीं। जैसे तो उसके अर्थ को कहने में समर्थ है ती आदि, तो ये सब तीप आदि, तो ये क्या कहेंगे, तिंग, तिंग जो भी हैं तो वो क्या है, सब आदेश हैं, समझ गए ना। हाँ, तो जो ती आएगा उसका भी अर्थ होगा कर्ता, तिप तजी इत्यादि आएंगे उनका भी अर्थ क्या होगा, कर्ता। ठीक है भैया। अब आगे चलो, भू ला इति स्थिते। देखो तो भू से क्या आ गया, लट आया था, लट में अटाविता हो गया, ला बचा ला, भू ला ये बन गया है, भू ला। अब क्या होगा, अब एक सूत्र है, देखो बड़ा भारी सूत्र है। तिप तजी सिप थस्था मिप बस बस ता ताम झा था सा थाम ध्वम इड वह महिं, है कि नहीं। इसमें देखो अष्टादश ये ला देश है, तो 18 क्या होते हैं, ये ला के स्थान पर होते हैं। तिप तस झी, ये देखो ध्यान देना, इसमें 9 दूना 18, यानी 9 नौठे हैं। 9 ठे परस्मयी पद है, 9 ठे क्या है, आत्मनेपद पद है। तो तिप तस झी सिप थस था मिप वस मस, ये क्या हो गया, 3 का त्रिक है, 3 ठो त्रिक हैं। तिप तस झी, ये 3 ठो एक त्रिक हुआ है, यानी कि इसमें 3 ठो त्रिक हो गए, लेकिन तिप एक, तस दूसरा और झी तीसरा, तो ये एक त्रिक हुआ, क्या, एक त्रिक। तिप तस झी ये पहला त्रिक, दूसरा त्रिक क्या हुआ, सिप थस था, सिप थस था, ये दूसरा त्रिक हुआ। तीसरा त्रिक क्या है, मिप वस मस, ये 3 त्रिक हो गए कि नहीं। और तीनों त्रिक में 3 है, तो 3 तिकाई 9 हो गए, तो ये 9 ठे हो गए कि नहीं हो गए, ये हो गए परस्मयी पद, समझ गए कि नहीं। हाँ, तो तिप तस झी सिप तस था सिप थस था मिप वस मस है, तिप तस झी सिप थस था मिप वस मस, ये क्या हो गए, परस्मयी पद। ये हो गए 3 का त्रिक, बराबर 3 ठो है, 3 का त्रिक है। आगे चलते हैं, इन्हीं की क्रम से एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है कि नहीं। जैसे तिप तस जी, पहला त्रिक पकड़ लो, तिप तस जी ये पहला त्रिक हुआ, इसमें जो एक है पहला है उसका एक वचन संज्ञा, दूसरा जो है कौन सा, तिप तस है, उसकी द्विवचन संज्ञा। तिप तस जी, जो जी बहुत वाला हो उसका क्या हो जाएगी, बहुवचन संज्ञा। अरे जैसे सुप में नहीं पढ़े हो, सु औ जस, यहाँ प्रथमा है, तो प्रथमा एक त्रिक की है, कहे यार, पहला त्रिक 3 है ना, वो प्रथमा में 3 ठो त्रिक हैं, 3 ठो हैं, लेकिन कौन कौन है, सु औ जस, तो सु की कौन हुई, एक वचन संज्ञा, औ की और, समझ गए ना। ये ऐसे यहाँ पर भी है, तिप तस झी, तिप की एक वचन, जी की बहुवचन संज्ञा। इस तरह फिर पकड़ लो, सिप थस था, सिप की एक वचन है कि नहीं, मिप वस मस, ऐसे बना लेना, समझे कि नहीं। इसमें ध्यान रखना, इसमें वहाँ प्रथमा द्वितीय तृतीय होता है, और इसमें क्या होगा, इसमें प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, ये व्यवस्था है, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम क्रम से, है कि नहीं। यानी तिप तस की ये सब आएगा, सूत्र उत्र आएंगे, हम पहले बताए रहे तुम समझाने के लिए है भैया। तिप तस झी, जैसे एक पहला है, इसकी क्या हो जाएगी, प्रथम पुरुष संज्ञा। दूसरा कौन हुआ, सिप थस था, इसकी क्या, मध्यम पुरुष संज्ञा। लास्ट वाला कौन सा है, मिप वस मस, इसकी क्या होगी, उत्तम पुरुष संज्ञा। तो इसमें 3 है, इस तरह से समझ लेना है। तो प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, जो 3 त्रिक हैं उनकी क्रम से तिप तस झी प्रथम पुरुष, मिप वस मस मध्यम पुरुष, सॉरी उत्तम पुरुष हो गया, सिप थस था ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष। तुम बताओ, अच्छा कृष्णा बताओ, उत्तम पुरुष संज्ञा किसकी होगी, हाँ, मिप वस मस क्या है, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन सा है भैया, आदित्य बता दो।
हाँ, सिप थस था मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष कौन है वो? तिप तस जी। ठीक है, तो तिप तस जी प्रथम, उत्तम पुरुष। वाह, पुरुष सब में जोड़ देना है। प्रथम पुरुष, वाह, प्रथम पुरुष, ठीक है, इस तरह से जोड़ दें। तो ये अभी आएंगे सर। इसी तरह आगे आत्मनेपद वाले में है तो उनको भी पकड़ लेना। क्या आत्मनेपद कहाँ से शुरू होता है? तो ता से। ता आताम झा, ता आताम झा, थास आथाम ध्वम, इट वही महिंग। ये हैं इट वही महिंग है। तो ये हैं ता आताम झा, थास आथाम ध्वम, इट वही महिंग है, ग है महिंग। ठीक भैया, तो ये उधर भी हो गए, उधर भी इसी तरह से क्रम से समझ लेना। तो ये कितने लादेश हो गए? 18। ये पूरे के पूरे उस ला के स्थान में क्या हो गए? प्राप्त हो गए, क्योंकि ये सूत्र कहता है क्या हो? ला के स्थान पर एते आदेशाः भवन्तु, है कि नहीं? ला के स्थान पर ये पूरे के पूरे 18 आदेश हों, ऐसा कहता है। तो ला है, भूला में ला, उसके स्थान पर ये सगले 18 आदेश प्राप्त हो गए, है कि नहीं? अब आया सूत्र बताए कर नहीं भैया, तब तो समस्या हो जाएगी। कुर्सी एक ठो है और बैठने वाले 18 ठो हैं, तो बैठ पाएंगे नहीं? कुर्सियाँ टोट डालेंगे सब, कोनो उसका ऊपर वाला खींच लेगा, कोनो बगल वाला ओढ़कने वाला खींच लेगा, कोनो पाया खींच लेगा, कुर्सी बचेगी महाराज जी? नहीं बचे, समस्या हो जाएगी। तब उसको व्यवस्था बनाने के लिए सूत्र आया, लह परस्मै पदम तगानावात्मनेपदम, ये सब उसकी व्यवस्था बनाने के लिए है। अब देखो, तो ये जो पहला सूत्रवा है ना, लह परस्मै पदम, ये देख ही रहे अब, परस्मै पद संज्ञा करता है। और दूसरवा है तगानावात्मनेपदम, ये आत्मनेपद संज्ञा करता है। अभी मैं आपको तुरंत ही पीछे बता के आया हूँ कि ये जो 18 प्रत्यय हैं उनमें 9 ठे क्या हैं? परस्मै पद हैं, और 9 ठो तो तिप तज ता के पहले तक, यानी तिप तज जी सिप तस्था मिब, तिप तज जी सिप तस्था मिब बस मस, इतना क्या है? ये परस्मै पद है, 9 ठे हैं। और फिर ता ताम जा था सा थाम, ये क्या है? 9 ठे आत्मने पद हैं। तो 9 ठे आत्मने पद हैं और 9 परस्मै पद हैं। तो ये पहले वाले क्या है? 9 ठे परस्मै पद, और लास्ट वाले 9 है कि नहीं? तो कौन है परस्मै पद? तुम बताओ कौन है परस्मै पद? मिप वस मस। हाँ, मिप वस मस, ये क्या है? परस्मै पद हैं। और आत्मने पद कौन है? तुम बता दो बेटा। ता ताम झस, ता आताम, इट वही महिंग। फिर बोलो, आत्मने पद वाले बोलो। ता आताम झा, थास आथाम ध्वम, इट वही महिंग। ता आताम जा, थास आथाम ध्वम, इट वही महिंग। ये क्या है? आत्मने पद है। ठीक है भैया, और वही चीज देखो कह रहा, लह परस्मै पदम। पहले तो ये कह दिया कि ला देशाः परस्मै पद संज्ञा से, कहा ला के स्थान पर होने वाले जितने भी आदेश है सब का हो जाएं। अब बताओ, सगले जो 18 हैं, 18 के 18 की कौन सी संज्ञा प्राप्त हो गई? परस्मै पद संज्ञा प्राप्त हो गई। किस सूत्र से? हाँ, अब इसको बाध करके इसका अपवाद भूत सूत्र है कौन? तगानावात्मने पदम, ये लग गया। कहा भैया देखो, तगानावात्मने पदम में कितने हैं? तो तंग और आनव आत्मने पदम, ये 3 पद का सूत्र है। क्या? तंग है कि नहीं? तगानव, या ऐसा करो, तगानव एक पद है, तगानव में इतर इतर योगदान समास हुआ। तंगचा आंच आनसचा, क्या? इति तगानव, तंगचा आनश्च इति, और हो गया आत्मने पदम, ये संज्ञा दल है। तगानव आत्मने पदम, यानी तंग की और आन की क्या होती है? आत्मने पद संज्ञा होती है। ठीक भैया, तंग की और आन की, आन शान बान का यार ये मत समझना, यहाँ आन का मतलब है प्रत्यय। प्रत्यय हम कृदंत में पढ़ा के आए हैं, सानच और कानच, है कि नहीं? ये सानच प्रत्यय और कानच प्रत्यय, यही क्या है? आन है। दोनों में क्या बचता है? आन बचता है। लेकिन सानच में भी और कानच में भी क्या बचता है? आन। इसीलिए आन से किसको लेना है? सानच को और तंग, तंग प्रत्याहार है। तंग प्रत्याहार में कौन है? कहाँ से कहाँ तक बनेगा? ता से लेकर के महिंग के गा तक,
महिंग के ये तंग प्रत्याहार बनेगा। यानी कि तंग प्रत्याहार में कैठे प्रत्यय आएंगे? 9 ठे आएंगे। कौन कौन से? ता, ये ता आताम झा, थास आथाम धम, इट वही मही, ये 9 ठे क्या आएंगे? प्रत्यय आएंगे। किसमें? किसमें? तंग प्रत्याहार में ये 9 ठे प्रत्यय आएंगे। तो इसका मतलब आत्मनेपद संज्ञा किसकी हुई? तंग जो प्रत्याहार है और जो सानच कानच है, आन है यानी सानच कानच, इनकी क्या हो गई? आत्मनेपद संज्ञा हो गई। इसका मतलब इनसे जो बचे वो की क्या हो गई? परस्मय पद संज्ञा हो गई। क्योंकि अपवाद भूत सूत्र है, ये कह दिया नहीं भैया इनको छोड़ करके परस्मय पद होगी, है कि नहीं? इतने की तो क्या हो जाएगी? आत्मनेपद संज्ञा होगी। तो इनकी आत्मनेपद संज्ञा हो गई। बचे इनसे जो 9 ठे, उनकी क्या हो गई? परस्मय पद। तो इसका मतलब परस्मय पद संज्ञा कई ठे की हुई? 9 की। कौन कौन है वो? ये है ना, तिप तस झी सिप थस था मिप बस मस, ये क्या हो गए? 9 ठे परस्मयी पद संज्ञक हो गए, है कि नहीं? इनकी 9 की क्या हो गई? पद संज्ञा हो गई। ठीक है भैया। इसीलिए देखो इसकी वृत्ति में लिखा हुआ है पूर्व संज्ञा अपवादा, यानी पूर्व संज्ञा कौन थी? जो परस्मयी पद संज्ञा, उसका ये अपवाद है। कौन सी? समझ गए ना? तो इसका मतलब आप समझ गए कि 9 की क्या होती है? और 9 की आत्मनेपद संज्ञा। यानी तिंग, तिंग तो प्रत्याहार, ऐसा तिंग प्रत्याहार है कि जिसमें ये सगले 18 प्रत्यय आ जाते हैं, समझे कि नहीं? लेकिन इनके अंदर जो तंग प्रत्याहार है उसमें आत्मनेपद प्रत्यय वाले आएंगे, और जो ये हैं तिप तजी सिप थस था मिप वस, ये मिप वस मस, ये क्या हो जाएंगे? परस्मय पद। तो इनकी परस्मय पद संज्ञा होती है। इनसे जो बचे तंग प्रत्याहार, उसकी क्या हो गई? आत्मा। जान गए ना? अब समस्या ये हुई कि भैया ये बताइए भू ला है, अब उस ला के स्थान में हम परस्मयी पद संज्ञक प्रत्यय करें कि कैसे प्रत्यय करें? तो उसके लिए सूत्र आया, कहा नहीं भैया जो आत्मनेपद धातु होगी उससे आत्मनेपद प्रत्यय होंगे, और जो परस्मयी पद धातु होगी उससे प्रत्यय होंगे। समझे कि नहीं? कहा भैया हम कैसे जाने कि भू धातु क्या है? परस्मयी पद है कि आत्मनेपद है? क्या चिन्ह है कि कौन धातु, हम कैसे जाने कौन धातु परस्मयी पद है, कौन धातु? तो उसी को बताने के लिए भगवान पाणिनि जी ने सूत्र बनाया है कि नहीं? कौन बनाया? 3 सूत्र बनाया। क्या सूत्र बनाया? कौन कौन? अनुदात्तांगित आत्मनेपदम, स्वरित इतः कर्तृभिप्राय क्रियाफल, शेषात् कर्तरि परस्मयी, ये सूत्र बनाए हैं। अब देखो अनुदात्तांगित आत्मनेपदम, है कि नहीं? ये क्या बता? अनुदात और गीत, अनुदात और गीत, है कि नहीं? तो देखो इसका समास कर लेना भैया। ये समस्त 2 पद का सूत्र है। अनुदात्तांगित इसमें समास है, द्वंद्व गर्भ बहुब्री समास, और आत्मनेपदम ये संज्ञातल है। ये तो आत्मनेपद होता है। वो कौन कैसी धातु आत्मनेपद होती है? तो कहा अनुदात्तांगित जो धातु वो क्या होती है? कहा कैसी धातु? अनुदात्तांगित धातु। अनुदात्तांगित में समास क्या करोगे? तो देखो यहाँ 3 चीज है। क्या है? एक अनुदात्त है, एक गा है और एक ईत है। अनुदात्त, गा और ईत। पहले अनुदात्त और गा में क्या कर लो? इतरेतरयोग द्वंद्व समास है। तो अनुदात्तश्च ङ च इति अनुदात्तांगौ, और फिर अनुदात्तांगौ का इत के साथ क्या कर लो? बहुब्री समास। तो अनुदात्तांगौ इतौ यस्य तत् अनुदात्तांगित, तस्मात् अनुदात्तांगिता धातु है। यानी तो अनुदात्तांगित तस्मात् अनुदात्तांगिता पंचम बिंदु पर है। यानी अब देखो कैसी धातु, कैसे धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होगा? तो उसके लिए बताया का भैया अनुदात। अब देखो इत है ना, उसका दोनों के साथ द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम संबंधित, इसलिए इत का दोनों के साथ क्या हो जाएगा? तो इसलिए इत का क्या हो जाएगा? द्वंद्वान्ते द्वंद्वादौ द्वंद्वमध्ये द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येक, इसलिए द्वंद्व के अंतिम में श्रूयमाण, इसलिए उस इत का क्या हो जाएगा? प्रत्येक के साथ संबंध हो जाएगा। तो अनुदात्त के साथ भी होगा और गा के साथ भी होगा। तो क्या अर्थ होगा? अनुदात्तेत जो धातु और जो गीत धातु, है कि नहीं? अनुदात्तेतः गीतस्य यह धातु, है कि नहीं? अनुदात्तेत धातु और
गित, यानी जिस धातु में अनुदात्त की संज्ञा हुई हो अथवा जिस धातु में गकार की संज्ञा ङ की संज्ञा हुई हो, ऐसी धातु से क्या होता है? आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होते हैं। अब बताओ, भू धातु में अनुदात्त की संज्ञा हुई है? नहीं हुई। अरे किसी की संज्ञा नहीं हुई है तो अनुदात्त की क्या संज्ञा? भू धातु है बस, तो इसलिए अनंगा की ही संज्ञा हुई है, इसलिए इसे आत्मनेपद प्रत्यय होंगे? नहीं होंगे। समझ गए ना? तो आत्मनेपद प्रत्यय किससे होंगे? जो अनुदात्तेत धातु होगी अथवा गीत धातु होगी, उससे क्या हो गया? आत्मनेपद। तो अर्थ क्या हो जाएगा इसका? अनुदात्तेत धातु हो गीत धातोश्च परे परः आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय स्यात्, है कि नहीं? आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होते हैं, समझे कि नहीं? उसी में देखो लिखा है अनुदात्तेतो गीतश्च धातु आत्मनेपदम स्यात्, माने आत्मनेपद संज्ञकम आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय स्यात्। ठीक है भैया। अब एक और सूत्र आया, कहा स्वरित ईतः कर्तृभिप्राय क्रियाफले। स्वरित क्रियाफल, कर्तृभिप्राय क्रियाफल, कर्तृ अभिप्राय इति कर्तृभिप्राय है, यण हो गया तो क्या बन गया? कर्तृभिप्राय हो गया। कर्तुः अभिप्रायः कर्तृभिप्राय है, तस्मिन् कर्तृभिप्राय, कर्ता के अभिप्राय से, है कि नहीं? अब देखो स्वरित ईता है, यहाँ भी पंचम अंत है, ये समस्त पंचम अंत है कि नहीं? स्वरितश्च ञ इति स्वरित यौ, पूर्व की तरह समास कर लेना है। और फिर स्वरित यौ इतौ यस तत् तस्मात् स्वरित ईतः धातु है, पूर्व की तरह, यानी स्वरितेत जो धातु अर्थात जिसमें स्वरित की, पूर्व वाला कहता था अनुदात्त की संज्ञा हुई हो, ये कहता भैया स्वरित की संज्ञा जिस धातु में हुई हो, अथवा य चा छा जा झा य की संज्ञा जिस धातु में हुई हो, ऐसे धातु से क्या होता है? आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होता है। थोड़ा एक चीज शर्त रख दिया ये कि यदि फल कर्तृगामी हो तो, कर्तृभिप्राय हो तो, यानी कर्ता को फल मिलने वाला हो तो, इसीलिए लिखा कर्तृगामी क्रिया फले, क्रिया का फल यदि कर्ता को मिलने वाला हो तो आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होता है। तो यदि क्या हो, कर्ता को ना मिलने वाला हो, दूसरे को मिले, तो फिर आत्मनेपद नहीं होगा, क्या हो जाएगा? परस्मैपद हो जाएगा। ठीक है भैया, ये इसमें ध्यान रखना है। इसका मतलब आप ये समझ लो कि जो सरितेत धातु होगी और ईत धातु होगी वो उभयपदी होगी, समझे कि नहीं? वो क्या होगी? यानी परस्मैपदी भी होगी और यानी उससे परस्मैपद प्रत्यय भी आएंगे और आत्मनेपद। क्यों? जब कर्ता को होगा तो क्या होगा? पर आत्मनेपद आ जाएंगे, और जब कर्तृगामी क्रियाफल नहीं होगा तो क्या होगा? परस्मैपद आ जाएंगे। यदि कर्तृगामी क्रियाफल नहीं हुआ तो क्या हो गया? परस्मैपद भी आ जाएंगे, दूसरे को मिलेगा तब परस्मैपद आ जाएगा। परस्मै पदम मतलब पर को मिले तब क्या हो जाता है? परस्मैपद प्रत्यय हो जाते हैं, समझे कि नहीं? तो जो स्वरितेत धातु होगी और जो ईत धातु होंगी वो क्या होंगी? उभयपदी होंगी, ध्यान रखना है। यानी आत्मनेपद प्रत्यय भी आएंगे और, लेकिन ये जो भू धातु है न स्वरितेत धातु है न ईत धातु है, इसलिए इससे क्या नहीं होगा? आत्मनेपद प्रत्यय। ठीक है ना भैया? तो ये चार हो तब क्या होता है? आत्मनेपद प्रत्यय होता है। क्या? या तो अनुदात्तेत हो, या तो गीत हो, या तो स्वरितेत हो, या तो ईत हो। इन चारों में से कुछ है ये नहीं है, तो इस ये क्या हो गई? शेष हो गई। क्या हो गई? शेष का मतलब है उक्तादन्यः शेषः, उक्त से जो बचा हुआ हो वही क्या है? शेष। तो उक्त ये चार प्रकार की धातु कही गई, इनसे क्या है? बचा हुआ शेष है, इसीलिए क्या हो गई? भू धातु क्या हो गई? शेष हो गई। अशेष धातुओं से कैसे प्रत्यय होते हैं? परस्मै। शेषात् कर्तरि परस्मैपदम्, शेष धातुओं से कर्ता अर्थ में परस्मैपद प्रत्यय होते हैं, इसलिए भू धातु से कर्ता अर्थ में परस्मैपद प्रत्यय होंगे। अब परस्मैपद में भी कैठे हैं? 9 ठे हैं, पूरे 9 के 9 प्राप्त हो गए। अब उसके लिए भी आएगा कि नहीं भैया? देखो इसीलिए वृत्ति में लिखा है इसके कि आत्मनेपद निमित्त हीनात् धातु। तो आत्मनेपद के निमित्त ये है सब चार, क्या क्या निमित्त है? अनुदात्तेत और गीत, स्वरितेत और ईत, ये आत्मनेपद के निमित्त हैं। उनसे हीन है भू धातु की नहीं है, इसीलिए शेष है। और शेष से क्या होता है? कर्तरि परस्मैपद, कर्तार्थ में परस्मैपद प्रत्यय होते हैं, तो भू धातु से परस्मैपद प्रत्यय होंगे। लेकिन नवो प्राप्त हो गए, उसके लिए भी आगे सूत्र आएगा। तिगस त्रीण त्रीण प्रथम मध्यमोत्तमाः, प्रथमश्च मध्यमश्च उत्तमश्च इति प्रथम मध्यमोत्तमाः। समझे कि नहीं? अभी जो हम पीछे बता के आपको आए हैं कि क्रम से क्या होती है? प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष संज्ञा होती है।
है कि जो तीन के जो तीन त्रिक हैं उनकी क्रम से क्या हो जाएगी? एक वचन द्विवचन बहुवचन प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष संज्ञा हो जाएगी। जैसे सुप तिप तस झी, इसकी क्या हो गई? प्रथम पुरुष। सिप थस था, इसकी मध्यम पुरुष। और मिप वस मस, इसकी क्या हो गई? इसी तरह ता आताम झा प्रथम पुरुष, थास आथाम धम मध्यम पुरुष, और ईद वही मही, ये क्या हो गए? उत्तम पुरुष। तो ये प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष होती है, समझ? वही है तिगस त्रीण त्रीण, तीन के जो तीन त्रिक है उनकी क्रम से प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष संज्ञा। ठीक है ना भैया? अब उसे ही लिख दिया तानेक वचन द्विवचन बहुवचनानेक सा लब्ध प्रथमादि संज्ञानी तिगस त्रीण त्रीण प्रत्येकम एक वचनादि संज्ञान स्युः, है कि नहीं? जो तीन के जो तीन त्रिक हैं उनमें से क्या होती है? जो प्रथम द्वितीय तृतीय है उनकी क्रम से क्या हो जाएगी? एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हो जाएगी। उनकी क्रम से एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती है। जैसे तीप की एक वचन, तस की, झी की बहुवचन, इस तरह से आप समझ लेना है। अब प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष संज्ञा किसकी होती है, कब होते हैं? प्रथम पुरुष कब होता है, मध्यम पुरुष कब होता है, उत्तम पुरुष कब होता है, ये हम आगे सूत्रों में बताएंगे। क्रम से 3 सूत्र हैं। युष्मद्युपदे समान अधिकरण स्थानीय नपि मध्यमा अस्माद्युत्तम शेषे प्रथमा, ये सब प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष संज्ञा करने वाले हैं। इनको हम आगे पाठ में बताएंगे। हरि ओम नमो नमः।